बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है नया टॉपिक दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ओके जी। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है हमारे पास? ट्रिग जो है बेसिकली वो ट्राई जो है वो बेसिकली ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ज्योमेट्री जो है ये बेसिकली ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्राइंगल की ज्योमेट्री। मतलब ये कि ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास? थ्री साइडेड शेप होती है हमारे पास, जिसके तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होती हैं। ऐसा ही है। तो अगर मैं कहूँ ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, तो ये एंगल इस साइड से रिलेशन में होता है, ये एंगल इस साइड से रिलेशन में होता है, और ये एंगल इस साइड से रिलेशन में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो एक ट्राइंगल होता है, अच्छा सारी बातें इस टॉपिक में हम लोग ट्राइंगल की ही करेंगे और किसी की नहीं करते, ठीक है। तो ट्राइंगल जो होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास थ्री साइड्स होती हैं और थ्री एंगल्स होते हैं, और एक एरिया होता है और एक पेरीमीटर। ये वो चीजें हैं जो वो हमसे पूछ सकता है। अगर ये तीन साइडें हैं तो इनमें से कोई भी वो हमसे पूछ सकता है, तीन एंगल हैं तो कोई भी वो हमसे पूछ सकता है, एरिया वो हमसे पूछ सकता है, तो पेरीमीटर वो हमसे पूछ सकता है। तो ये चीजें कैसे निकालते हैं एक ट्राइंगल में, ये इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों ने कवर करना है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल की ज्योमेट्री, तीन साइडें, तीन एंगल, तीन फैमिलीज। में तीन फैमिलीज लिख देता हूँ इन्हें जोड़ के, क्योंकि बेसिक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे पास क्या है, तीन फैमिलीज हैं, ठीक है। ये हमारे पास तीन फैमिलीज हैं, तीन साइड, तीन एंगल मिला के हमारे पास तीन फैमिलीज बनती हैं। एक साइड और एक एंगल हमारे पास फैमिली होती है, ये एंगल और ये साइड फैमिली, ये एंगल और ये साइड फैमिली। मेरे इधर बी लिखना था, यहाँ बी लिख देते हैं, ठीक हो गया। और ये साइड और ये, ठीक हो गया। तो ये तीन फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह याद रखना। ट्राइंगल में तीन साइड है, तीन एंगल है, एरिया और पेरीमीटर। तो इन सारी चीजों में से कुछ ना कुछ वो हमसे पूछेगा। अच्छा, तो अगर वो पूछेगा तो हम लोग किस तरह जवाब देंगे, इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ बातें बता दूं कि हमारे पास टाइप ऑफ ट्राइंगल्स कौन कौन से। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, देखो हमारे पास टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहला हमारे पास एक आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग एंगल में अच्छी तरीके से डिटेल में बात कर चुके हैं। तो एक आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास टू साइड्स इक्वल एंड टू एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसा ही है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल एंड थ्री एंगल्स इक्वल। और जो थ्री एंगल्स इक्वल होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 60 डिग्री ईच, ठीक है, सभी 60 डिग्री ईच होते हैं, ठीक हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। देन हमारे पास तीसरा ट्राइंगल आता है स्केलेन ट्राइंगल, जिसमें कुछ भी सेम नहीं होता, all sides and all angles are different। तो ये चीज हमें बहुत हेल्प करेगा इस टॉपिक में, ठीक हो गया। देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये आती है कि ये आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलिन जो हो गया, इनमें भी हमने ये देखना होता है कि कितने हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और कितने नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। एक बात, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता। स्केलिन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। तो अब हम लोग जो कैटेगराइज करेंगे इसे, वो दो हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे, जिसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल और हम कहेंगे नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक हो गया। नॉन राइट एंगल
ट्राइंगल्स। ठीक हो गया। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स आइसोसेलेस हो सकते हैं, स्केलिन तो हो सकते हैं, और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, इक्विलेटरल भी हो सकते हैं, स्केलिन भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। ये दो टाइप के ट्राइंगल्स हमारे पास चलेंगे। और ये कैसे पता चलता है कि ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है, इसका भी मैं पूरा कॉन्सेप्ट अभी तुम लोगों को दूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात डिस्कस कर लें कि जब राइट एंगल ट्राइंगल्स आएंगे तो डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स आएंगे तो डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। ठीक है। जो फॉर्मूले में राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सिखाऊंगा वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे नहीं लग सकते, हराम है लगाना, लग ही नहीं सकते, मैथ्स अलाउ ही नहीं करता इस चीज को। और जो मैं नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तुम लोगों को सिखाऊंगा वो राइट एंगल ट्राइंगल पे तुम लोग लगा सकते हो, लेकिन मत लगाना कभी भी मत लगाना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अपने फॉर्मूले हैं, खत्म बात, उन्हीं को इस्तेमाल कर लो। लेकिन नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स के फॉर्मूले राइट एंगल ट्राइंगल्स पे लग सकते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स के कितने फॉर्मूले हैं? राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है 100 का 2, ऐसा ही है। ये सारे फॉर्मूले मैं अभी डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। और अगर मुझे एरिया निकालना पड़ गया राइट एंगल ट्राइंगल का तो हाफ बेस इनटू हाइट। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल्स के फॉर्म। अगर कोई मुझे साइड या एंगल निकालनी है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर मुझे कोई एक साइड निकालनी है, दो गिवन है, तीसरी निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम। एरिया निकालना है तो हाफ बेस। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करूंगा मैं? नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे कोई साइड या कोई एंगल निकालना है, और फैमिली कंप्लीट है, खैर ये बातें मैं अभी आगे बताऊंगा, तो साइन रूल, कोसाइन रूल, और अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी। ठीक हो गया। साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ ए बी साइन सी, कौन कब लगना है, ये सारी बातें अभी हम लोग करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन अभी उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल कैसा दिखता है और कब हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है, और फिर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस, राइट एंगल ट्राइंगल की सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस इस टॉपिक में, इस वीडियो में कवर करेंगे, और फिर साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ ए बी साइन सी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक हो गया। तो अल्लाह भला करें, स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो राइट एंगल ट्राइंगल जब हमारे पास होगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें एक राइट एंगल जरूरी हो। बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे, एक राइट एंगल होगा। अच्छा, बाकी दोनों एक्यूट ही हो सकते हैं, कोई भी ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता, तो एक राइट एंगल होगा, बाकी दोनों हमारे एक्यूट होंगे। ठीक हो गया भाई। अच्छा, तो अब जरा नेमिंग कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हर साइड का एक नेम है, इसे कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। अगर मैं इधर एक थीटा लगाऊं, ये कौन सा थीटा है अभी पता चलेगा तुम लोगों को, तो ये वाली साइड ऑपोजिट और ये वाली साइड एडजेसेंट। ठीक है। इसी तरह अगर ये थीटा मैं दूसरी साइड पे लगा दूं, ठीक है, अगर ये थीटा मैं इस साइड पे लगाऊं 90 डिग्री, अभी भी इस साइड पर है, तो ये तो हाइपोटेनस हो गई। अब ये ऑपोजिट हो जाएगा और अब ये एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सा थीटा है ये मैं अभी तुम लोगों को बता दूंगा। तो अभी तो के लिए तुम लोग ये याद कर लो कि हाइपोटेनस ऑपोजिट एडजेसेंट और हाइपोटेनस ऑपोजिट एडजेसेंट। 90 के सामने वाला हाइपो, हमारे एंगल के सामने वाला ऑपोजिट, और हमारे एंगल के साथ वाला एडजेसेंट। ठीक हो गया भाई। अच्छा, तो अगर मैं कहता हूं साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो ये मेरे पास क्या बन गया 100 SOH 100।
ठीक है, अगर मैं कहता हूं cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपो, तो ये मेरे पास क्या हो गया, CAH का, ठीक हो गया भाई। तो ये मेरे पास हो गया का, 100 का। अगर मैं कहता हूं tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो ये मेरे पास हो गया 2a, TOA। तो ये होता है मेरे पास 100 का 2a, ठीक है। तो 100 का 2a बेसिकली जो हम लोगों को ऊपर पढ़ा वो ये चीज थी। और ये जो थीटा मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये थीटा बेसिकली कौन सा है, जो इधर लगा हुआ है। तो इधर तुम्हें बताया हुआ होगा कि वो ये वाले थीटा की बात कर रहा है या इस वाले थीटा की बात कर रहा है, ये तुम्हें जरूर बताएगा, वो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो गया। तो ये चीज वो तुम्हें जरूर बताएगा कि वो कौन से थीटा की बात कर रहा है। तो वो जो भी थीटा की बात कर रहा होगा, तुम उस थीटा को अपना मेन थीटा समझोगे एंड देन उसके सामने वाला ऑपोजिट और उसके साथ वाला एडजेसेंट। चल सीन्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास हो गया 100 का 2a। अच्छा, देन मेरे पास आता है 100 का 2a के बाद मेरे पास आता है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी है लगाना। पाइथागोरस थ्योरम में एंगल का कोई यूज नहीं होता, नो यूज ऑफ एनी एंगल, ठीक है। ये करता क्या है, टू साइड्स गिवन ऑफ right angle triangle, it can find the third side, ठीक हो गया। तो अगर दो साइड गिवन है तो ये तीसरी साइड फाइंड करने में हेल्प आउट कर सकता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, बेसिकली हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत हरगिज नहीं है कि सर एंगल की बात ही नहीं की आपने, तो कैसे पता चलेगा ऑपोजिट कौन एडजेसेंट कौन। किसी को भी ऑपोजिट ले लो, किसी को भी एडजेसेंट ले लो, क्योंकि देखो दोनों ऐड हो रहे हैं तो एडिशन में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती। तो तुम किसी को भी ऑपोजिट और किसी को भी एडजेसेंट ले सकते हो, चिल सीन्स, ठीक हो गया भाई। तो 100 का 2a पाइथागोरस थ्योरम, नो यूज ऑफ एंगल, टू साइड्स गिवन, और तीसरी निकालनी है तो हम लोग ये करेंगे, अगर हाइपोटेनस और वो एडजेसेंट गिवन है, ऑपोजिट निकालनी है तब भी ये फॉर्मूला, अगर ऑपोजिट और एडजेसेंट निकालनी है, हाइपोटेनस निकालनी है तब भी ये फॉर्मूला। तो अगर दो साइड्स गिवन है और तीसरी निकालनी है तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला चले। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, वो हो गया 100 का 2a। एंड तीसरा हमारे पास आता है एरिया इज इक्वल टू हाफ बी एच। अच्छा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बी एच तुम लोग कौन सा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और तुम लोग फिर कहो सर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल तो ये है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे भी ये फॉर्मूला बचपन में हम लोग लगाते थे। अभी देख लेते हैं कैसे लगाते थे। फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रिस्ट्रिक्शन है, इस फॉर्मूले की एक रिस्ट्रिक्शन थी जो आज तक तुम लोगों से पता नहीं किसी ने डिस्कस की हो या नहीं की हो। रिस्ट्रिक्शन वो ये है, बेस एंड हाइट मस्ट बी एट 90 डिग्री। ये रिस्ट्रिक्शन है, बेस एंड हाइट मस्ट बी एट 90 डिग्री, ये जरूरी है, ठीक है। तो अब तुम लोग कहो कि सर चलिए ये तो बात समझ में आ गई कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो जो दो साइड्स 90 डिग्री बना रही हैं उसी को हम लोग उठा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बेस है और कौन सी हाइट है। ये बेस ले ली, ये हाइट ले ली, ठीक हो गया। तो ये तो चिल सीन है, इजी सीन है। लेकिन मसला कब आएगा, मसला ये आएगा कि तुम लोगों ने कहा कि सर बचपन में हम लोग तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे भी ये फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला, तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे ये फॉर्मूला बिल्कुल लग सकता है, लेकिन एक कंडीशन जो है, रिस्ट्रिक्शन जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो किस तरह, अगर मैं इसे बेस कंसीडर कर रहा हूं, मैं किसी भी साइड को बेस कंसीडर कर सकता हूं, चिल सीन।
मैं ट्राइंगल की किसी भी साइड को बेस कंसीडर कर सकता हूँ, ये बात याद रखना। अगर मैं इसे बेस कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं इसे हाइट ले लूंगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गए, दैट्स इट, हाफ BH लगा दूंगा, एरिया आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो बड़ा सिंपल सी शेप बनाई सर आपने। तो अब थोड़ी सी एक मुश्किल शेप देख लेते हैं भाई। ठीक है, ये है मेरे पास। अब मैंने तुम लोगों से कहा कि लेट सपोज ये मेरी बेस है, तो तुम लोगों ने कहा सर ये भी बहुत इजी है कि हाइट ये हो जाएगी हमारी यहाँ तक, जहाँ तक ये टॉप है, टॉप तक जाती है हमेशा हाइट। ठीक है, हाइट हमेशा कहाँ तक जाती है? टॉप तक, ये बात याद रखना, हाइट हमेशा हमेशा टॉप तक जाती है। तो ये हमारी टॉप हो गई, हाइट ये हो गई, बेस हमारे पास ये हो गई। ऐसे ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसकी। ठीक हो गया, तो ये बेस हो गई हमारी और वो हमारी हाइट हो गई। अच्छा जी, फिर क्या करें हम लोग? मैंने कहा तो इधर भी लग सकता है अब। अच्छा, तो अब तुम लोग को कोई और कंडीशन? हाँ भाई, एक कंडीशन और है, अगर मैं इसे बेस कंसीडर कर लूं तो मैं ये भी हाइट ले सकता हूं। तो पता ये चला कि मैं किसी भी एक साइड को ट्राइंगल की बेस कंसीडर करके उस साइड से परपेंडिकुलर ऊपर चला जाऊं टॉप वाले पॉइंट तक, तो वो मेरे पास हाइट कहलाती है, डेट्स इट। ऐसे ही है, कोई कंफ्यूजन इस सब में नहीं? चलें आगे। ठीक हो गया, तो बेस हाइट हम लोगों ने देख ली। तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में भी हाफ BH लग सकता है, लेकिन कैसे लग सकता है वो हमने डिस्कस कर लिया कि बेस और हाइट 90 डिग्री पर ही होने चाहिए और कोई सीन्स नहीं। ठीक हो गया, तो बेस और हाइट जब 90 डिग्री पे होंगे तो हम लोग ये लगा सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं भी होंगे तो हम लोग जबरदस्ती उसे बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ट्राइंगल की कोई भी एक साइड बेस ले लो और उस साइड से परपेंडिकुलर जाओ कहां तक? टॉप पॉइंट तक। तो जब मैंने ये बेस ली तो परपेंडिकुलर गया टॉप पॉइंट तक, जब मैंने ये बेस ली तो परपेंडिकुलर गया टॉप पॉइंट। ठीक हो गया भाई, एनी कंफ्यूजन? ठीक है भाई? नो सर। ओके जी, तो ये हमारे पास हो गया, एरिया का फॉर्मूला भी हमने देख लिया, ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए। अच्छा जी, तो हम लोगों ने सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की ही चीजें देखनी थी, तो हम क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज हम लोग देखेंगे जो क्या होगी हमारे पास, हाउ टू नो दैट a triangle is a right angle triangle। ये कैसे पता चले कि जो ट्राइंगल बना हुआ है वो राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि एक बात मैंने तुम लोगों को कही है कि जब भी तुम लोगों को कोई चीज भी लग रही हो तो लगने पे नहीं जाना। तुम लोगों ने हमेशा क्या करना है, हर चीज का तुम लोगों के पास एक्चुअल रीजन होना चाहिए, या उन्होंने कोई ना कोई चीज प्रोवाइड की हो तुम लोगों को जिससे तुम लोगों को यकीन हो रहा हो कि हाँ भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो ये छोटा स्मॉल बॉक्स हो। अगर वो ये स्मॉल बॉक्स बना के दे देंगे तो तुम कहोगे कि सर इस स्मॉल बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मैं मान रहा हूं। ठीक है भाई, मान लो, क्योंकि उसने ये बना के दे दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है भाई? नेक्स्ट चीज मेरे पास, अगर वो कभी जिक्र कर दे डेट AB इज परपेंडिकुलर टू BC, तो तुम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर का मतलब हमेशा हमारे पास क्या होता है? एट 90 डिग्री। तो ये भी सही हो गया। ठीक है, तीसरी बात देख लेते हैं भाई, अगर वो कभी बोल दे AB is horizontal and BC is vertical, उसने सिर्फ ये दो बातें बोली, तो अब तुम कंसीडर कर सकते हो कि AB और BC हमारे पास 90 डिग्री पर हैं, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल हमेशा क्या बनाते हैं? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक हो गया भाई? अच्छा जी, चौथी बात, अगर वो कभी कह दे A is due east of B and C is due north of B, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि B यहां पर है, उसके नॉर्थ में C है
उसके ईस्ट पे हमारे पास क्या है, ए है। ठीक हो गया, ऐसे ही है, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? तो हम लोग इसमें भी 90 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। तो कभी कभार हमें डायरेक्शन की फॉर्म में भी 90 डिग्री बताया हुआ होता है, कभी परपेंडिकुलर बोल के 90 डिग्री बताया हुआ होता है, कभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोल के 90 डिग्री बताया हुआ होता है, कभी छोटा सा बॉक्स बना के 90 डिग्री बनाया हुआ होता है। इसके अलावा भी एक चीज है, वो है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्लैश नियरेस्ट पॉइंट, या फिर इसका कोई सिनोनिम, इन दो बातों का कोई सिनोनिम कि भाई ए से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी का ये है, ए से नियरेस्ट पॉइंट बी है। ठीक है, तो ये जो दो बातें हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और नियरेस्ट पॉइंट, ये हमेशा याद रखना कि अगर वो कहता है कि ए टू बी सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो हमेशा ए टू बी सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद कर लो। ए टू बी सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नियरेस्ट पॉइंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद रखना। तो अगर वो कहता है ए टू बी सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए टू बी सी, तो ये नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ए टू बी सी, तो वो हो गया ये। तो ऐसी कोई बात भी कल को वो तुम लोगों से करेगा तो तुम लोग मान लोगे कि वो 90 डिग्री। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और नियरेस्ट पॉइंट वो इस्तेमाल कर चुका है, इसके अलावा भी वो कुछ इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी तुम्हारे पास सिनोनिम इन्हीं बातों का सिनोनिम इस्तेमाल हो सकता है। ठीक हो गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की पूरी वर्कशीट हमारे पास हो गई है। अब नॉन राइट एंगल ट्राइंगल करना है हमें, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा जी, तो आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। अगर उसने हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिया हुआ है और हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक बात याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री है, उसके अलावा अगर एक साइड और एक एंगल या दो साइडें अगर मिल जाती हैं हमें, तो हमेशा याद रखना हम लोग उसकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं इसमें ये भी निकालूंगा अभी, ये भी निकालूंगा अभी, और ये थीटा भी निकालूंगा। तो सबसे पहले तुम लोग मुझे थीटा बता दो कैसे निकालूं। सर वो 180 माइनस कर दें, 180 माइनस कर लो या 90 माइनस कर लो, क्योंकि 90 डिग्री के ट्राइंगल में हम लोगों को पास एक वो होता है कि आराम से हम लोग 90 माइनस 60 करके वो ला सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती कोई मसला नहीं है, 90 प्लस 60 180 माइनस कर लो, बात एक ही बनेगी, 30 डिग्री। तो थीटा हमने निकाल दिया। अब अगर मैं निकालूं x, ठीक है, तो x क्योंकि हाइपोटेनस है। अब देखो गिवन क्या है, गिवन मुझे है ऑपोजिट, अगर मैं 60 के रेफरेंस से देख रहा हूँ और अगर मैं थीटा के रेफरेंस से देख रहा हूँ तो वो एडजेसेंट है। अब मर्जी है मेरी, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मसला नहीं, अगर मैं कहता हूँ साइन 60 तो 3 हो जाएगा ऑपोजिट और x हो जाएगा, x तो हाइपो ही रहेगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपो 3 ओवर x, ऑपोजिट और ये हाइपो। ठीक है, तो साइन 60 अगर मैं ले रहा हूं, अगर मैं इसे साइन थीटा लेता हूं, साइन 30 लेता हूं, तो ये हो जाएगा y ओवर x। ठीक है, क्यों y ओवर x? क्योंकि ऑपोजिट अब y है और हाइपो तो x ही है। ठीक हो गया, तो लेना पड़ेगा ना। तो इस बात से कंफ्यूज मत होना कि 60 हमारे पास जब होगा तो वो क्या है, हमारे पास मेन एंगल 60 है, उसी के लिहाज से ऑपोजिट एडजेसेंट देखना है। जब 30 है तो मेन एंगल 30 है, उसी के लिहाज से ऑपोजिट एडजेसेंट देखना है। तो जो एंगल मैं साइन के अंदर फिट कर रहा हूँ उसी के रेफरेंस ऑपोजिट एडजेसेंट में देखता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैंने कहा ये चीज अभी हटा देते हैं क्योंकि ये तो दोनों ही अननोन्स आ रहे हैं। तो अब मैं आ जाऊंगा साइन 60 इज इक्वल्स टू 3 ओवर x। तो मैंने ये क्या किया, x साइन 60 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 ओवर साइन 60। अब हम लोग अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे और कैलकुलेटर ओपन करके हम लोग ये पूरी बात अपने कैलकुलेटर में डाल देंगे, 3 ओवर साइन
60 डिग्री। पूरी चीज कैलकुलेटर में डालेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये बात याद रखना कि पूरी चीजें तुम लोग कैलकुलेटर में डाल देना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और क्योंकि इसके आंसर्स अगले आंसर्स में इस्तेमाल भी हो रहे होते हैं, तो कैलकुलेटर में एक बटन होता है आंसर का, जिसके अंदर हमारा पिछला आंसर सेव होता है। उस बटन को इस्तेमाल करना मत भूलना। ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन? तो उस बटन को इस्तेमाल करना हमेशा जब भी पुराना आंसर इस्तेमाल करना। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास x आ जाएगा। अब अगर मुझे y फाइंड करना है और मैं कह रहा हूँ 60 के ही रेफरेंस से करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा? एडजेसेंट हाइपो? नो, मैंने कहा 10 लगा देता हूँ, क्योंकि ऑपोजिट गिवन है और एडजेसेंट निकालना है। ऑपोजिट गिवन है, एडजेसेंट निकालना है, तो मैं 10 लगा लूंगा। तो मैं लगाऊंगा tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट 3 हो गया और एडजेसेंट y हो गया। थीटा की जगह, सॉरी थीटा की जगह मुझे 60 लेना चाहिए था। ठीक हो गया? तो अब मैंने कहा इसे सॉल्व कर लेते हैं। y वहां पे का y tan 60 इक्वल्स टू 3, सो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 ओवर tan 60 डिग्री। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं? ठीक हो गया? तो ये सारी बातें समझ में आती हैं हमें कि कब हम लोगों को tan लगाना है, कब साइन लगाना है, सब cos लगाना है। जब ऑपोजिट हाइपो की बात होगी तो साइन, एडजेसेंट हाइपो की बात होगी तो cos, और ऑपोजिट एडजेसेंट की बात होगी तो tan। तो देखना ये है कि हम ऐसी कोई चीज ना ले लें जिसमें दोनों ही अननोन हो। जैसे इधर ले ली थी sin 30 yx, दोनों ही अननोन थे, तो ऐसी कोई चीज नहीं लेनी हमें। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं लेनी हमें। हमें वो चीज उठानी है जिसमें कुछ ना कुछ गिवन है। ठीक हो गया? तो हमने एक्स वाई भी निकाल दिया, थीटा भी निकाल दिया, तो आई होप हमने सब कुछ निकाल दिया। एक क्वेश्चन बेसिक सा और देखते हैं, फिर हम लोग जाएंगे कुछ मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं थीटा 94.5, ठीक है, y और थीटा, फाइंड y और थीटा। सही है? तो पहले भाई क्या निकालूं? अगर मैं थीटा निकालता हूं, ठीक है, तो अगर मैं थीटा निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि मुझे देखना यह है कि क्या चीजें गिवन। मुझे थीटा के रेफरेंस से एडजेसेंट गिवन है और हाइपो गिवन है। तो एडजेसेंट हाइपो वाला मेरे पास कौन सा एंगल होता है, कौन सा फंक्शन होता है? कॉस। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपो। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। तो थीटा हो गया इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/5। ऐसे ही है, कॉस इनवर्स 4/5। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये करना कैसे है सॉल्व? इधर आ जाओ जरा। ये जो कैलकुलेटर स्क्रीन होगी वहां पे तुम लोगों के पास यहाँ पे साइन, कॉस और टेन के 3 बटन होंगे। यहाँ पे ऊपर शिफ्ट का बटन होगा, ठीक है। ये शिफ्ट प्रेस करके अगर तुम लोग साइन, कॉस, टेन दबाओगे तो वो तुम लोगों को टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स दे देगा। ठीक हो गया भाई? तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स जब भी हमें चाहिए होंगे हम लोग शिफ्ट प्रेस करके ये काम करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो कॉस इनवर्स आ गया 4/5, उसके अंदर डाल देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल लिखना कितने डेसिमल प्लेसेस में? देखो हम लोगों को हर आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होता है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब कि 3 डिजिट्स हो, ठीक है। तो अब अगर 3 सिग्निफिकेंट में लिखना है तो अगर मेरे पास 25.6348 बना है तो मैं 25.6 लिखूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास 2.3685 बना है तो मैं 2.37 लिखूंगा। तो ये फर्क याद रखना तुम लोग कि कब 25.6 लेना है 1 डेसिमल प्लेस और कब 2.37 लेना है 2 डेसिमल प्लेस, क्योंकि बेसिक टास्क जो है वो 3 डेसिमल प्लेस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा ही है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा जी, अब कुछ मुश्किल क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है भाई, ये हमारे पास एक फिगर दी हुई है और करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस उसने आंसर मांगा है। ठीक है भाई, तो कहता है ये 6 है, ये 64 है, 76 x। ठीक है, क्या क्या बताना है हमें? हमें सिर्फ x बताना है। ठीक है भाई, x बताना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूंगा और मैं कहूंगा इस वाले ट्रायंगल में मेरे पास क्या क्या है, सिर्फ एंगल है, तो मैं x नहीं निकाल सकता। ये बात याद रखना, सिर्फ एंगल हो तो मैं x नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं क्या करूं, कोई एक साइड मुझे और चाहिए होगी x निकालने के लिए, तो मैंने कहा जरा इस वाले ट्रायंगल पर आ जाओ। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास अगर ये 64 है और ये हमारे पास नहीं गिवन, ठीक है, तो अभी मैंने कहा मैं 6 और 64 को मिला के AC निकाल सकता हूँ, जो कि उस ट्रायंगल की साइड हो जाएगी। तो उस ट्रायंगल की साइड हो जाएगी तो मैं x निकाल लूंगा। अब कैसे निकालना है, तो मैं कहूंगा कि हमें एडजेसेंट गिवन है और हमें हाइपो निकालना है, तो एडजेसेंट और हाइपो वाला कॉस हो गया। ठीक है भाई, तो कॉस 64 डिग्री इक्वल्स टू 6 अपॉन x, x वहां रहेगा इक्वल्स टू 6 अपॉन कॉस 64। अच्छा, अब ये मैंने सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर में एग्जैक्टली ये वैल्यू डाल के। ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है, मैंने कहा कि ये तो साइड हो गई ये वाली मेरी। ठीक है, x नाम नहीं देते, जब x कहीं पहले से हो तो x नाम मत दिया करो, इसे y नाम दे देते हैं, इसे y नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास y निकल गया ऑन सीन है, तो ये y निकल गया। तो अब इस y से और क्योंकि ये हमारे पास हाइपो x है और ऑपोजिट y है, तो क्या लगाऊंगा मैं, साइन। तो साइन 76 इक्वल्स टू ऑपोजिट y अपॉन हाइपो x। तो अब क्योंकि x निकालना है तो x साइन 76 इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y ओवर साइन 76। अब जरा इस क्वेश्चन को करने का तरीका देख लो कैलकुलेटर में। देखो, तुम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये पूरी चीज कैलकुलेटर में डालनी। कैलकुलेटर अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीखो, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा सारे फंक्शंस पे। तो हमारे पास अपॉन का फंक्शन भी है, कॉस साइन का फंक्शन भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे पूरी चीज को निकाल लेंगे। अब जब पूरी चीज निकाल ली तो वहां पे हमारे पास एक आंसर का बटन है। ठीक है, तो जब हम लोग इस वाले को टाइप करेंगे तो हम लोग y की जगह आंसर लिखेंगे इन कैलकुलेटर। ठीक है, ये बात याद रखना, आंसर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वो y की जगह क्या लिखेंगे, आंसर, क्योंकि आंसर के अंदर y की वैल्यू स्टोर्ड होगी। बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला नहीं? नो सर। चलें आगे। अच्छा जी, अब वो कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है y निकालो। अच्छा, तो मैंने कहा ये जो y है ये तो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल वाले में है, तो क्या किया जाए। तो मैंने कहा नॉन राइट एंगल ट्रायंगल वाले को जरा अभी साइड पे रखते हैं। अगर मैं इस पूरे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करूं और इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो मेरे ख्याल से काम चल सकता है। ठीक है, अच्छा कोशिश करते हैं भाई। अगर मैं बड़े वाले को कंसीडर करता हूं, अच्छा जब अब भी हम लोग किसी बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो ये बीच वाली लाइन भूल जाते हैं हम कहते हैं ये साइड नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे पास 18 है, ठीक है, ये वाली साइड। अगर मेरे पास कोई एक एंगल हो इन दोनों में से, या कोई एक और साइड मुझे मिल जाए, तो मैं ये पूरी बड़ी वाली साइड निकाल सकता हूं, ऐसे ही है ना। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल से ये वाला एंगल पूरा कर लें, जो कि 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, सही, ये वाला 37 होगा, फिर 37 प्लस 37 होगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे 90 माइनस 37, इसका नाम थीटा रखते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 37, दैट इज 53 37 है। 90 माइनस 53 दैट इज 37। ठीक है, अब क्योंकि ये 37 हो गया है तो प्लस 17 कर लो, 54 डिग्री इस पूरे का एंगल मेरे पास आ गया। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये पूरा एंगल मेरे पास 54 डिग्री आ गया। ठीक हो गया भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब क्या करूं मैं, मैंने कहा मेरे पास 18 है जो कि इस एंगल के लिहाज से एडजेसेंट कहलाएगा। ठीक है, और ये वाली चीज पूरी निकालनी है मुझे, क्योंकि अब मैं पूरा ट्रायंगल देख रहा हूँ ना, तो पूरी चीज निकालनी है।
तो ये मेरे पास ऑपोजिट कहलाएगी। तो जब मैं पूरी साइड निकाल रहा हूँ ऑपोजिट और एडजेसेंट 10 लगाऊंगा, तो 10 थीटा दैट इज 54 इक्वल्स टू ऑपोजिट निकालनी है, तो ऑपोजिट को नाम दे देते हैं x, क्योंकि y का नाम तो दिया हुआ है उसमें, और एडजेसेंट 18। तो 18 जब मैं फेंकूंगा 18 10 54, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि मैं अपने कैलकुलेटर में स्टोर रखूंगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब x की वैल्यू का क्या करें? बहुत सिंपल सी बात है, देखो यहाँ 53 और 18 दिया हुआ है ना, इस 53 और 18 से मैं ये वाली साइड नहीं निकाल सकता क्या? इसे z का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो कैसे निकलेगी? 18 ऑपोजिट है और 53 के रेफरेंस से z एडजेसेंट है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? 10। सही है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो मैं अगर ये फॉर्मूला लगाऊं 10 53 इक्वल्स टू ऑपोजिट अभी भी 18 ही है और एडजेसेंट मेरे पास z है। ठीक हो गया भाई, तो इससे मेरे पास z निकल आया। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ किया z 10 53 इक्वल्स टू 18, z इज इक्वल्स टू 18 ओवर 10 53। अच्छा, अब ये करने के बाद ना मेरा x का आंसर खराब हो गया। ठीक है, क्योंकि अब वो आंसर में नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कभी फंस जाओ तो इसका भी हल सुन लो। देखो, हमें निकालना y है, फाइनल आंसर जो देकर आना है वो y है, तो वो जो डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स और एक्यूरेट जो चीज चेक करेगा वो y को चेक करेगा। सिर्फ तो करना ये कि हमने ये x निकाला, क्या निकाला था हमने? ये पूरा जिसको राम हमने x दिया था, हमने ये x निकाला, ये डेसिमल पॉइंट्स में आया होगा। तो अगर ये आया है 2.53648, तो 3 डेसिमल प्लेस उठा लो। ठीक है, इससे क्या होगा? एक्यूरेसी तुम्हारी ज्यादा बनेगी। अब z भी तुम 3 डेसिमल प्लेस उठा लो, फिर तुम माइनस करो, y आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ x माइनस जेड, y इज इक्वल टू x माइनस जेड से कहानी खत्म होगी आखिर में। तो ये जो आखिर में कहानी खत्म हो रही है y इज इक्वल टू x माइनस जेड से, तो इसका हल तुम लोग कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास दोनों x और z 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3 डेसिमल प्लेसेस में होंगे, तो जब तुम y निकालोगे तो वो एक्यूरेट हो, टेंशन नहीं, क्योंकि तुमने 3 डेसिमल प्लेस आंसर में होगा ना। क्या कह रहे हो? z तो आंसर में होगा ना उस वक्त। z आंसर में हो, हाँ z आंसर में होगा। ठीक है, z का पूरा आंसर भी इस्तेमाल कर सकते हो। x हमारे पास आंसर में नहीं है, उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ले लो। तो जो चीज अगर आंसर से खो भी जाए तो 3 सिग्निफिकेंट या 3 डेसिमल प्लेस में लोगे तो चिल्सीन्स हो जाएंगे। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस में लोगे तो चिल्सीन्स हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक हो गया, कोई मसला इस सब में? अच्छा जी, तो अब एक काम करते हैं, अगले वाले डिस्कस कर लेते हैं, तुम लोग खुद कर लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो कहता है ए निकालो, मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है। देखो ये दिया हुआ है 45 और 14 एडजेसेंट है, ये ऑपोजिट है, 10 लगा के ये साइड निकाल दो, 20 माइनस कर दो, ये साइड आ जाएगी, इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम कर दो, ए आ जाएगा। जब भी दो साइडें हो बीच का और तीसरा एंगल निकालना हो, पाइथागोरस थ्योरम इज द बेस्ट। ठीक है, हाइपोटेनियस में हाइपोटेनियस, ऑपोजिट एडजेसेंट में कुछ भी ऑपोजिट में, कुछ भी एडजेसेंट में, टेंशन नहीं। ठीक है, ऑपोजिट एडजेसेंट की टेंशन नहीं लेना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया भाई? अच्छा, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होने हैं जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा, इसमें वो कुछ एंगल्स पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे बिल्कुल। ठीक है, 8.4 और 13.9 हाइपो और एडजेसेंट कहलाएगा ना, क्योंकि इस एंगल के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, तो हाइपो एडजेसेंट से ही निकाल लूंगा। बड़ा वाला ट्रायंगल देखूंगा तो फिर हाइपो एडजेसेंट से ये वाला भी निकाल लूंगा, तो ये माइनस करके ये वाला एंगल भी निकाल दूंगा। जब ये पूरा निकल चुका है तो इसे 90 को प्लस करके 180 माइनस करके ये भी निकाल सकता हूँ, या डायरेक्ट समझ में आता है तो इस एंगल को डायरेक्ट 90 से माइनस कर लो। तो जितना कर सको कर लेना, जो ना कर सको वो कमेंट में कर देना, मैं उसकी वीडियो बना के यहीं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा या कमेंट में कुछ ना कुछ तुम लोगों को हिंट दे दूंगा। ठीक है, तो जो चीज समझ में ना आए वो तुम लोग कमेंट में पूछ सकते हो। कौन सी है? चलो जी, खुदा हाफिज, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।